आज हम मार्क मैनसन की उस किताब पर बात करेंगे जिसकी हर तरफ चर्चा है, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। सवाल यह है कि इस किताब के पीछे का असली दर्शन क्या है। क्या ये वाकई बस किसी चीज की परवाह ना करने के बारे में है या इसके पीछे कोई गहरी बात छिपी है? ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि किताब का जो टाइटल है वो थोड़ा गुमराह कर सकता है। हाँ, इसकी शुरुआत ही एक बहुत अजीब कहानी से होती है, चार्ल्स बुकोव्स्की की। अच्छा। वो अपनी जिंदगी में ज्यादातर समय एक शराबी, जुआरी और मतलब एक असफल लेखक रहे। उन्हें हर पब्लिशर ने दशकों तक रिजेक्ट किया और जब आखिरकार 50 की उम्र में उन्हें सफलता मिली और उनका निधन हुआ तो उनकी कब्र पर लिखवाया गया, कोशिश मत करो। कोशिश मत करो, ये तो हर उस सलाह के एकदम खिलाफ है जो हमें बचपन से मिलती है। मतलब जिस आदमी ने जिंदगी भर इतना संघर्ष किया वो कह रहा है कोशिश मत करो। है ना अजीब? ये तो समझना ही पड़ेगा। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं और मैनसन के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात जो किताब कहती है वो आज के कल्चर पर एक सीधा हमला है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया से लेकर हर विज्ञापन तक बस एक ही बात है, खुश रहो, पॉजिटिव सोचो, सबसे बेहतर बनो। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन मैनसन कहते हैं कि यही जो पॉजिटिविटी की धुन है ना, ये असल में हमें और ज्यादा दुखी कर रही है। ये कैसे हो सकता है? ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। इसे बैकवर्ड्स लॉ भी कहते हैं। बैकवर्ड्स लॉ? हाँ, मतलब आप किसी चीज को पाने की जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं उतना ही आप उस चीज से दूर हो जाते हैं। अच्छा। मैनसन एक आसान सा उदाहरण देते हैं। अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद को जबरदस्ती ये यकीन दिलाने की कोशिश करें कि मैं सुंदर हूं, तो आपका दिमाग असल में इस बात पर फोकस कर रहा होता है कि आप खुद को सुंदर महसूस नहीं करते। सही बात है। एक सच में खुश इंसान को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे खुश रहना है, वो बस खुश होता है। और यहीं से वो चीज शुरू होती है जिसे लेखक ने एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया है, फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। हाँ, फीडबैक लूप फ्रॉम हेल, मतलब नर्क का एक ऐसा चक्र जिससे निकलना ही मुश्किल है। ये है क्या असल में? ये एक दुष्चक्र है। मान लीजिए आपको किसी पार्टी में जाने को लेकर थोड़ी घबराहट हो रही है। ठीक है, जो कि नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन फिर आप इस बात पर घबराने लगते हैं कि अरे मुझे घबराहट क्यों हो रही है, मुझ में जरूर कोई कमी है। ओहो, तो अब आप अपनी घबराहट को लेकर घबरा रहे हैं। एग्जैक्टली। फिर आप इस बात पर गुस्सा होते हैं कि आप घबरा क्यों नहीं हैं, और फिर आपको इस बात पर शर्म आती है कि आप खुद पर गुस्सा कर रहे हैं। ये एक अंतहीन लूप है। ये तो बिल्कुल आज के जमाने की बात है, खासकर सोशल मीडिया के साथ। हम थोड़ा दुखी महसूस करते हैं, फोन उठाते हैं और हमें सैकड़ों लोगों की तस्वीरें दिखती हैं जो अपनी जिंदगी में कमाल कर रहे हैं। और फिर लगने लगता है कि हमारे साथ ही कुछ गलत है। तो फिर इसका समाधान क्या है? कहां पर लाइन खींचनी चाहिए? मैनसन का समाधान बहुत सरल और गहरा है। वो कहते हैं नकारात्मक भावनाओं की परवाह करना बंद कर दो। मतलब जिस पल आप खुद से कहते हैं हाँ मुझे घबराहट हो रही है, तो क्या हुआ, ये सामान्य है, उसी पल वो फीडबैक लूप टूट जाता है। आप उस भावना को स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, बिना उसे सही या गलत का तमगा दिए। परवाह न करने की कला यहीं से शुरू होती है। अपनी नेगेटिव फीलिंग्स के बारे में बुरा महसूस करने की परवाह न करना। ठीक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन किताब एक कदम और आगे जाती है और कहती है खुशी एक समस्या है। ये सुनकर तो दिमाग ही घूम जाता है। ये क्या मतलब हुआ? इसे समझने के लिए बुद्ध की कहानी सबसे अच्छी है। ओके। राजकुमार सिद्धार्थ को उनके पिता ने दुनिया के हर दुख से दूर एक महल में पाला था। उनके पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन वो खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई समस्या ही नहीं थी। उन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं था। जब उन्होंने पहली बार महल के बाहर बीमारी, बुढ़ापा और मौत देखी तो वो हिल गए। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन का स्वभाव ही दुख है। मतलब समस्याएं हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा हैं, उनसे भागा नहीं जा सकता। बिल्कुल। मैनसन कहते हैं कि जीवन अनिवार्य रूप से समस्याओं की एक अंतिम श्रृंखला है। ये कभी खत्म नहीं होती, बस एक से दूसरी में बदल जाती हैं। हाँ, या बेहतर हो जाती हैं। आज आपके लिए वाईफाई का धीमा चलना एक समस्या है, कल शायद आपके बच्चों की शिक्षा एक बड़ी समस्या होगी। असंतोष और बेचैनी ये इंसान के स्वभाव का हिस्सा है। यही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो खुशी समस्याओं का न होना नहीं है, बल्कि सही समस्याओं को चुनना और उन्हें सुलझाने की जो प्रक्रिया है उसमें है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। खुशी एक एक्टिविटी है, मंजिल नहीं। खुशी समस्याओं को हल करने में मिलती है। लोग यहीं पर दो बड़ी गलतियां करते हैं।
पहली, वो दिखावा करते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई समस्या है ही नहीं। और दूसरी, वो विक्टिम मेंटालिटी अपना लेते हैं, ये मानकर कि उनकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं और वो उन्हें हल ही नहीं कर सकते। और दोनों ही रास्ते दुख की ओर ले जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये सब इस बात पर आता है कि हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगाते हैं, या कहें कि हम किस चीज की परवाह करते हैं। तो जब मैनसन कहते हैं नॉट गिविंग अ फक, तो इसका मतलब उदासीन हो जाना तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेखक ने इसकी 3 सूक्ष्म परतें बताई हैं। पहली क्या है? पहली परत यही है कि परवाह न करने का मतलब उदासीन होना नहीं है, बल्कि अलग होने में सहज होना है। इसका मतलब है कि समाज क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, इन सब की परवाह किए बिना अपने सिद्धांतों पर टिके रहना, अपनी ऊर्जा बचाना। हाँ, उन चीजों के लिए जो वाकई मायने रखती हैं, जैसे परिवार, दोस्त या आपका कोई बड़ा मकसद। ठीक है। और दूसरी परत वो थोड़ी और गहरी है। किताब कहती है कि मुश्किलों की परवाह न करने के लिए आपको पहले उससे भी ज्यादा जरूरी किसी चीज की परवाह करनी होगी। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, पर सोचिए, एक औरत है जो किराने की दुकान पर 30 सेंट के कूपन के लिए क्लर्क से लड़ रही है। उसके लिए वो 30 सेंट उस पल में सबसे बड़ी चीज है। अब कल्पना कीजिए कि उसी औरत को फोन आता है कि उसका बच्चा बीमार है और अस्पताल में है। तो उसे उस कूपन की कोई परवाह नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब उसके पास परवाह करने के लिए एक ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या है। जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं होता तो आप छोटी छोटी फालतू चीजों की परवाह करते रहते हैं। सही। और तीसरी परत ये कहती है कि हम हमेशा ये चुन रहे होते हैं कि किसकी परवाह करनी है। ये कोई स्विच नहीं है जिसे हम बंद कर सकते हैं। तो क्या परिपक्वता का मतलब यही है कि हम बेहतर तरीके से चुनना सीख जाते हैं? एकदम। जब हम बच्चे होते हैं तो हर छोटी बड़ी चीज की परवाह करते हैं। खिलौना टूट गया तो लगता है दुनिया खत्म हो गई। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अनुभव हमें सिखाता है कि हमारी ऊर्जा और समय सीमित हैं। हम हर लड़ाई नहीं लड़ सकते। परिपक्वता यही है कि हम अपनी परवाह को केवल उन चीजों तक सीमित करना सीख जाते हैं जो हमारे मूल्यों के हिसाब से सच में जरूरी हैं। ठीक है, अब किताब के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद कुछ लोगों को चुभ सकता है। मैनसन साफ साफ कहते हैं, आप खास नहीं है। ये कठोर सच है। आज की दुनिया में जहाँ हर कोई असाधारण बनना चाहता है, ये सुनना थोड़ा मुश्किल है। ये कठोर है, लेकिन मैनसन के हिसाब से बहुत जरूरी भी है। वो जिमी नाम के काल्पनिक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है। क्या करता है वो? उसके पास दुनिया बदलने वाले बिजनेस आइडिया हैं। वो हर चीज में खुद को एक्सपर्ट समझता है, लेकिन असल में वो कुछ नहीं करता। वो बस इस एहसास में जीता है कि वो बहुत खास है और सफलता का हकदार है। तो क्या ये उस सेल्फ एस्टीम मूवमेंट की आलोचना है जिसने हमें सिखाया कि हर कोई विजेता है, हर कोई खास है? एक तरह से हाँ। मैनसन ये नहीं कह रहे कि आत्मसम्मान बुरा है। वो कह रहे हैं कि सच्चा आत्मसम्मान इस बात से नहीं आता कि आप अपनी अच्छी बातों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, बल्कि इस बात से आता है कि आप अपनी कमियों और नकारात्मक पहलुओं के बारे में कैसा महसूस करते हैं। एक ऊंचे आत्मसम्मान वाला इंसान अपनी गलतियों को देखता है और कहता है, हाँ, मैं यहाँ कमजोर हूँ, मुझे इस पर काम करने की जरूरत है। जबकि जिमी जैसे लोग अपनी कमियों से भागते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। और आज का मीडिया और इंटरनेट इसे और भी खराब कर देता है। हमें सिर्फ असाधारण लोगों की कहानियां दिखाई जाती हैं। हाँ, सबसे अमीर, सबसे सुंदर, सबसे सफल। औसत होना एक विफलता जैसा लगने लगा है। किताब में इसे असाधारणता का अत्याचार कहा गया है। Tyranny of the exceptional। बल्कि वे इसलिए महान बनते हैं क्योंकि वे लगातार सुधार को लेकर जुनूनी होते हैं। वो ये मानकर चलते हैं कि मैं अभी भी काफी नहीं हूँ। हाँ, मुझे और बेहतर होना है। औसत होने की सच्चाई को स्वीकार करना असल में आपको आजाद करता है। ये आप पर से असाधारण होने का दबाव हटा देता है। ये सारी बातें घूम फिरकर एक ही चीज पर आती है, हमारे मूल्य। मतलब हम खुद को किस पैमाने पर मापते हैं। किताब में 2 संगीतकारों की कहानियां हैं जो इस बात को बहुत दमदार तरीके से समझाती हैं। हाँ। पहली कहानी डेव मुस्टेन की है। उन्हें उनके करियर की शुरुआत में ही दुनिया के सबसे बड़े मेटल बैंड मेटालिका से निकाल दिया गया था। ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मेगाडेथ नाम का एक और बहुत सफल बैंड बनाया। 25 मिलियन से ज्यादा एल्बम बिकी उनकी। तो ये तो एक शानदार वापसी की कहानी लगती है। लेकिन कहानी का अंत चौंकाने वाला है। सालों बाद एक इंटरव्यू में डेव मुस्टेन ने रोते हुए ये स्वीकार किया कि वो आज भी खुद को एक असफल इंसान मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पैमाना, उनका मूल्य सिर्फ एक था, मेटालिका से ज्यादा सफल होना।
और मेटालिका ने 180 मिलियन से ज्यादा एल्बम बेची थी। वाह, मतलब अपनी सारी सफलता के बावजूद वो अपने चुने हुए पैमाने की वजह से दुखी थे। एग्जैक्टली। और दूसरी कहानी इसके बिल्कुल विपरीत है। पीट बेस्ट की। हाँ, पीट बेस्ट द बीटल्स के ओरिजिनल ड्रमर थे और बैंड को पहला बड़ा रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट मिलने से ठीक पहले उन्हें बैंड से निकाल दिया गया। सोचकर ही बुरा लगता है। उनका जीवन बिखर गया, वो गहरे डिप्रेशन में चले गए, यहाँ तक कि उन्होंने आत्महत्या की कोशिश भी की। तो फिर उनकी कहानी अलग कैसे हुई? वो डेव मुस्टेन की तरह कड़वाहट में क्यों नहीं डूबे रहे? क्योंकि सालों बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे आज ज्यादा खुश हैं बजाय इसके कि वो बीटल्स में होते। ये कैसे हुआ? स्थिर जीवन और अपनी पत्नी के साथ रहना है। उन्होंने खुद को मापने का पैमाना ही बदल दिया। डेव मुस्टेन ने अपना पैमाना अपने कंट्रोल से बाहर रखा और पीट बेस्ट ने अपने मूल्यों को उन चीजों पर आधारित किया जो उनके कंट्रोल में थी। बिल्कुल सही। परिवार, प्यार, शांति। तो मार्क मैनसन की इस किताब का सार ये नहीं है कि आप तरोताजा हो जाएं, बल्कि इसका सार ये है कि एक अच्छी जिंदगी ज्यादा की परवाह करने से नहीं, बल्कि कम और सही चीजों की परवाह करने से मिलती है। हाँ, ये दर्द और समस्याओं से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसी समस्याओं चुनने के बारे में है जिन्हें हल करने में आपको मजा आए। बिल्कुल। और अंत में किताब एक बहुत जरूरी विचार हमारे लिए छोड़ जाती है। वो हमें याद दिलाती है कि जीवन में एकमात्र निश्चितता है मृत्यु। ये वो कठोर सच है जिसके सामने जीवन के सभी अर्थों को मापा जाता है। हाँ, अगर हम इस बात को गहराई से समझ लें कि हमारा समय सीमित है, तो शायद हम अपने मूल्यों को ज्यादा आजादी और ईमानदारी से चुन सकते हैं। तो ये चर्चा एक सवाल छोड़ जाती है। हम सिर्फ ये नहीं चुन रहे कि किसकी परवाह करनी है, हम ये भी चुन रहे हैं कि हमारी विरासत क्या होगी। हमारे चुने हुए मूल्य हमारे जाने के बाद दुनिया पर क्या छाप छोड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा ने आपको सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। अगली बार तक पढ़ते रहें और सवाल करते रहें।